तो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो दोस्तों, आज से हमने क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट कर लिया है और आज हम इस बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आज मैं इस बुक के पहले चैप्टर का पहला पार्ट आपके लेके आ गया हूँ। इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे लगभग 2-3 पार्ट्स में, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिटेलफुल है और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है और इससे वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अगर हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समझा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी जो कि बोरिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के दोस्तों इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं मेनली हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के ही बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। तो दोस्तों, आज से लगभग 160 साल पहले सन 1856 में पंजाब वर्तमान पाकिस्तान रेलवे बिछाने का कार्य चल रहा था। यानी कि 1856 में क्या हुआ दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान, उस टाइम पे दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो दोस्तों 1947 के बाद से हुआ। उससे पहले तो पाकिस्तान भी भारत के ही अंडर में आता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब लाहौर में रेलवे बिछाने का कार्य चल रहा था तो उस टाइम पे इन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान लोगों को यहाँ कुछ पुरानी ईंटें और कुछ अवशेष मिले। और उन लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे जो भी है इनको इतनी पुरानी ईंटें और जो भी अवशेष मिले, उन्होंने ईंटों का यूज कर दिया रेलवे लाइन बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये ईंटें इतनी प्राचीन सभ्यता की होंगी। उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, जो हड़प्पा के प्राचीन खंडर थे, उस टाइम वहाँ की जो ईंटें बची थी उनका यूज कर लिया रेलवे लाइन बिछाने वालों ने, रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि ये कितनी पुरानी सभ्यता की ईंटें हैं। इसके बाद क्या हुआ, वो बिल्कुल नहीं समझ पाए कि इनका महत्व क्या है। उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे रेल की पटरी पर इन्हें बिछाने का कार्य जारी रखा और इन ईंटों का भी यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्वविद विभाग की स्थापना की गई और ये एक क्रांतिकारी समय था दोस्तों। जब से कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, तब से खोजों को बढ़ावा मिलने लगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सन 1902 से लगभग 1928 तक का जॉन मार्शल, ठीक है, इनका काल स्वर्ण काल था भारत की दृष्टि से उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, पुरातत्व विभाग के ये नए डायरेक्टर जनरल बन गए थे। 1902 से 1928 तक का इनका कार्यकाल रहा। इनके ही टाइम पे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और भी कई अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल थे इनके ही टाइम पे खोजे गए। ठीक है, उसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थान थे जो कि इनके टाइम पे खोजे गए थे। ठीक है, इसके बाद सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। यानी कि दोस्तों 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण रूप से खोज हुई, जो कि दयाराम साहनी जी द्वारा की गई। किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इसके शुरुआती अवशेष मिले थे। ठीक है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पर बसी थी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहीं-कहीं पर इस सभ्यता का नाम लिया जाता है हड़प्पा सभ्यता और कहीं-कहीं पर इस सभ्यता का नाम लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बता दूं। हड़प्पा सभ्यता, हम इस सभ्यता को इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ इस सभ्यता का जो सर्वप्रथम स्थल हमको मिला था वो था हड़प्पा, इसलिए हम इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता हम इसे इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर ये जो सभ्यता थी ये फली फूली थी।
ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर ही इसका विकास हुआ था, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई, ये वाला टॉपिक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर। उससे पहले बता दें कुछ और चीज है इसमें कि कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही कांसे का यूज किया था, ऐसा माना जाता है। अब किया था या नहीं किया था ये तो कंफर्म बात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कांसे का यूज सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं, यानी कि भौगोलिक रूप में क्या विशेषताएं थी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अब सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता के, तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्रफल था उस टाइम पे इसका। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में दो देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई भारत में जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। यानी कि इतना बड़ा क्षेत्रफल उस टाइम पे इसका मौजूद था दोस्तों। अफगानिस्तान हमारे अंडर ही आता था, भारत के अंडर था, पाकिस्तान भी यही मौजूद था, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल था दोस्तों उस टाइम पे इसका। इसके अलावा इसके इस सभ्यता को त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये त्रिभुजाकार अवस्था में फैली हुई थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं, यानी यह सभी सभ्यताएं विश्व में एक ही समय पर मौजूद थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी काफी प्राचीन थी दोस्तों, और मिस्र की भी काफी ज्यादा, ये दोनों सभ्यताएं काफी प्राचीन थी, और हड़प्पा सभ्यता भी इनकी ही समकालीन सभ्यता थी, यानी कि ये भी काफी ज्यादा प्राचीन सभ्यता थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपकी जो दोस्तों क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें जो हड़प्पा सभ्यता का काल लिखा गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यही मैंने अपने नोट्स में लिखा है। जबकि अगर हम बात करें इसके रियल काल की, तो दोस्तों कार्बन 14 विधि के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा टॉपिक था, ये हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं। अब देखिए दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये है हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, यानी कि किस तरीके से यहाँ निर्वाह किया जाता था, लोग किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, सबसे पहले जो तीन चीजें यहाँ की इम्पोर्टेंट थी, कृषि, पशुपालन और शिकार। ठीक है, कृषि के बारे में बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि में क्या क्या उगाते थे, गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना, इतनी चीजों को ये उगाया करते थे। ठीक है, सिंचाई के लिए ये लोग नहरों और कुओं का यूज करते थे। इसके अलावा हड़प्पा की जो मोहरें हैं उसमें वृषभ बैल की जानकारी मिलती है, यानी कि बैल की जानकारी मिलती है वृषभ की। और बैल की जानकारी मिलने का क्या अर्थ है दोस्तों, कि यहाँ के लोग जो है खेतों की जुताई के लिए बैल का इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए इनकी मोहरों पर हमें वृषभ यानी कि बैल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हल के प्रतिरूप भी यहाँ हमें मिले हैं। हल के मिट्टी के हल का बना प्रतिरूप जो है दोस्तों हमें बनावली में मिला है, जो कि हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगन में दोस्तों जो कालीबंगन है ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन में हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेत के। हड़प्पा के लोग लकड़ी व पत्थर के हथियारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग क्या करते थे दोस्तों, फसल को काटने के लिए लकड़ी और पत्थर के हथियारों का यूज करते थे। पशुपालन की बात की जाए दोस्तों, तो पशुपालन में हड़प्पा स्थलों में हमें मवेशी, भेड़ बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां मिली। अब मवेशी, भेड़ बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां मिलने का क्या तात्पर्य है दोस्तों,
मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर मिलने का यह तात्पर्य है कि इन जानवरों को हड़प्पा के लोग पाला करते थे। यानी ये जानवर जो थे दोस्तों, ये वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के पालतू जानवरों की श्रेणी में आते थे। इसके अलावा शिकार की बात की जाए तो यहाँ के लोग जो है दोस्तों, यहाँ पर हमें मछली, पक्षियों व जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग शिकार भी किया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और इसके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अपने इतिहास को जानना सबसे ज्यादा जरूरी चीज भी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक था। इसकी खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो दो शहर थे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के काफी ज्यादा प्रमुख शहर थे। मोहनजोदड़ो भी काफी ज्यादा प्रमुख था, क्योंकि यहाँ हमें काफी सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि मोहनजोदड़ो कितना उन्नत शहर था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में। मोहनजोदड़ो जो है यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था। यह आधुनिक पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो शहर है दोस्तों अब यहाँ भारत में मौजूद नहीं है, क्योंकि विभाजन के बाद जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आ चुके हैं और पाकिस्तान के लड़काना जिले में अभी मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो का 125 हेक्टेयर था। मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। नगरों को दो भागों में बांटा गया था मोहनजोदड़ो में। सबसे पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। दुर्ग व निचला शहर इन दोनों कैटेगरी में दोनों भागों में शहर को मोहनजोदड़ो में बांटा गया था। अब दुर्ग और निचला शहर क्या है दोस्तों, इसको तो हम बाद में जानेंगे डिटेल में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का तो मैं आपको बताऊंगा दुर्ग और निचले शहर के बारे में डिटेल में। आज के जो फर्स्ट पार्ट में हमारा इतना ही है मोहनजोदड़ो तक का के टॉपिक में। तो नेक्स्ट जब हम वीडियो लाएंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम दुर्ग और निचले शहर के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मुर्दों का टीला, क्योंकि हमें यहाँ काफी मात्रा में दोस्तों ऐसे अवशेष मिले, लाश मिली हमें बहुत सारे लोगों की, इसीलिए यहाँ का नाम जो है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था बस वीडियो में, पहला पार्ट था ये आपका इस चैप्टर का। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे दुर्ग और निचले शहर के बारे में और बहुत सारी चीजें और भी हमने इसके बारे में जाननी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों और गुड बाय।